हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कंडक्टर्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पे सवाल जब आते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो किस तरह के सवाल कंडक्टर्स में आएंगे एंड हाउ टू डील विद देम, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो कंडक्टर्स पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमेंबर मेन वन थ्योरम जिसके बेसिस पर आप सारे सवाल लगा सकते होंगे। प्लीज उस थ्योरम को बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि हम सवालों पे आए और आप उनका यूज करके सवाल लगा सकें। प्लीज ध्यान से समझिएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक जनरल बिना विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं सीधे कंडक्टर की बात करता हूं, जिसमें जनरल कंडक्टर में एक थ्योरम है जो आपको याद रखनी है। वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव दिस थ्योरम, वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम टू डिराइव दिस, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस एंड उसके बेसिस पे आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब हमारे पास कोई कंडक्टर है, अगर मैं यस हमारे पास कोई कंडक्टर है, लेट्स से दिस इज द रैंडम शेप्ड कंडक्टर। ये कंडक्टर यहां रखा हुआ है, ये कंडक्टर यहां रखा हुआ है और इस कंडक्टर के अंदर एक कैविटी भी है, रैंडम शेप्ड कैविटी है और बाकी सारा चीज में यहां पर उसका मीट है, यानी कंडक्टर यहां पर रखा। ये पूरा कंडक्टर का पार्ट है। दिस इज द पार्ट ऑफ कंडक्टर एंड दिस इज द कैविटी इन बिटवीन। यहां पर कैविटी है और ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में जब हम चार्ज देते हैं, कंडक्टर एक ऐसी चीज है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन कंडक्टिंग में हम जैसा चाहे वैसा चार्ज, जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन चाहे उस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, लेकिन कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप से डिसाइड होता है, पहली बात। और वो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से डिसाइड होता है कि उस पर्टिकुलर शेप पे, उस चार्ज को देने पे जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है उसके करस्पॉन्डिंग डिसाइड होता है, क्योंकि वो खुद चाहे फ्लो कर सकता है। और नेचर का फर्स्ट लॉ है, नेचर का फंडामेंटल लॉ है कि भाई कोई भी सिस्टम अगर फ्री है, जो उसे करना है करे, ये कर सकता हो, तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करता है। तो कंडक्टर में जब भी कोई चार्ज फ्लो हो रहा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कंट्रोल कर सकते। तो प्लीज सवाल जब आए तो ध्यान से पढ़िएगा, इट इज नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग, बिकॉज यही एक बेसिक डिफरेंस है जिसको आपको देखते हुए सवाल का अप्रोच बदलना पड़ेगा, क्योंकि कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल्ड नहीं है। नॉन कंडक्टर में जैसा चाहे वैसा डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, पर कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल नहीं है। तो इसमें कुछ बातें जो आपको याद रखनी है वो मैं लिख देता हूं। सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है इसमें, पॉइंट नंबर 1 जो हमें याद रखना है वो ये कि चार्ज हमेशा सरफेस पे रहेगा। चार्ज विल बी ऑन सरफेस। चार्ज कभी भी बल्क में, मीट में नहीं आ सकता, चार्ज हमेशा सरफेस पे रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। यानी कंडक्टर कभी ऐसा नहीं होगा यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड कंडक्टर। कंडक्टर में हमेशा सरफेस पे ही चार्ज रहेगा, मीट में चार्ज नहीं आ सकता। वी कैन इजीली प्रूव इट बाय द गॉस लॉ, बट ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। कंडक्टर लिखा है तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रहेगा, चाहे वो मोटा हो पतला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज सरफेस पे रहेगा। इट मे बी ऑन आउटर, इट मे बी ऑन इनर, डिपेंड करता है कैसा क्या सिचुएशन है, पर सरफेस पे ही रहेगा और कहीं नहीं रहेगा। ये हमें इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 2, every point of conductor will be at same potential. Every point of conductor will have same potential होगा। यानी कई बार पोटेंशियल निकालने के सवाल जब हमारे पास आते हैं, हम कंडक्टर के एक पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं पर दूसरे का नहीं निकाल पाते हैं, और किसी और का पूछा होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंडक्टर एक ऐसी चीज है जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। अगर आपने किसी एक पॉइंट का निकाल दिया तो इसका मतलब है कंडक्टर के हर पॉइंट का निकाल दिया, क्योंकि वो सेम हो जाता है। क्लियर है? अब इंपॉर्टेंटली जो हमें पढ़ना है वो मैं बता देता हूं आपको। जो बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बात करनी है, जिससे हमारे सारे सवालों का बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर मैंने एक चार्ज रखा Q1, फ्री चार्ज रखा, यानी कैविटी के अंदर मैंने एक फ्री चार्ज यानी पॉइंट चार्ज आके रख दिया जिसकी वैल्यू है Q1। और मैंने बाहर एक चार्ज रखा Q2, बाहर रैंडमली एक चार्ज Q2 रख दिया, और साथ में इस कंडक्टर को मैंने चार्ज
एक्स्ट्रा दिया है, इंजेक्ट किया है इसमें चार्ज, लेट्स से ये है कैपिटल Q। तीन चीजें की मैंने, आई होप यू कैन सी दैट। मैंने Q1 कैविटी में रखा है, Q2 को बाहर रखा हुआ है और कैपिटल Q इस कंडक्टर को दे दिया है। तो अब क्या होगा ऐसा सिचुएशन में, प्लीज ध्यान समझिएगा। जैसे ही हमने Q1 यहां सेंटर पे रखा है, कैविटी के अंदर रखा है, तो कैविटी की इनर सरफेस पे उसी अमाउंट का निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसका डिस्ट्रीब्यूशन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बहुत हाईली सिमेट्रिक सिचुएशन होगी तो यूनिफॉर्म होगा, नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। हम कैसा होगा नहीं बता सकते, लेकिन ये पता है कि मैग्नीट्यूड जो चार्ज का कैविटी की इनर सरफेस पे आ रहा होगा वो -Q1 के बराबर होगा, दैट इज फॉर श्योर। यानी कि अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे करने की कोशिश करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहां पे किया तो यहां पर निगेटिव 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 यहां पे आएगा और इसकी वैल्यू होगी -Q1। -Q1 चार्ज हो गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं आउटर सरफेस पे, क्योंकि सरफेस पे ही चार्ज हो सकता है और कहीं चार्ज हो नहीं सकता। मीट में कभी चार्ज नहीं होगा, बल्क में कभी चार्ज नहीं होगा। तो आउटर सरफेस पे अगर हम चार्ज की बात करने की कोशिश करें तो आपने चार्ज कंजर्वेशन से आप सोच सकते हैं कितना चार्ज उसके ऊपर आएगा। चार्ज कंजर्वेशन से मतलब इस कंडक्टर ये पीला वाला से पार्ट जो है वो कंडक्टर है, उसको आपने कैपिटल Q चार्ज दिया है, ओवरऑल चार्ज कैपिटल Q दिया है, दिस इज फॉर श्योर, ये तो सवाल में बताया गया है। इसके इनर सरफेस पे -Q1 चार्ज आ गया है, ये भी हमें दिखाई दे रहा है कि इनर सरफेस पे -Q1 चार्ज आ गया है। तो इनर सरफेस पे अगर -Q1 चार्ज आ गया है और आपने इसको कैपिटल Q चार्ज दिया हुआ है, तो what amount of charge will be on the outer surface? Simple, by charge conservation you can say the outer surface will have charge। यहां पर जो चार्ज होने वाला है इसकी आउटर सरफेस पे, डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ भी नहीं बोल सकते, सिर्फ अमाउंट बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ भी नहीं बोल सकते, सिर्फ अमाउंट बोल सकते हैं। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन पे जो चार्ज आएगा वो आएगा Q प्लस Q1। This is the amount of charge Q plus Q1 because charge conservation से हमें दिख रहा है कितना चार्ज आ जाएगा, Q plus Q1। आई होप यहां तक डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट ऑफ चार्ज कहां कितना होगा ये आपको क्लियर है। उसके बाद क्या, उसके बाद की बात करते हैं। तो अब हमारे को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इस पूरी कहानी को मैं यहां पर समझने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ नाम दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये जो Q1 और ये -Q1 है, इनको क्यूमुलेटिवली मैंने नाम दिया इनर चार्ज। चलेगा, इकट्ठे, एक को नहीं दोनों को। जब भी मैं इनर चार्ज बोलूंगा मतलब दोनों की बात हो रही है इकट्ठे। इनर चार्ज जब मैं बोलूंगा तो दोनों की बात हो रही है इकट्ठे। ये नहीं कि इनर चार्ज का मतलब Q1 है या सिर्फ -Q1 है, एंड लगा होना जरूरी है। Q1 एंड -Q1 इज क्यूमुलेटिवली नोन एज इनर चार्ज। Similarly, this Q2 and this Q plus Q1, this Q2 and Q plus Q1 is known as outer charge. Cumulatively, this is called outer charge. तो ये हमारा आउटर चार्ज है और ये इनर चार्ज है, ये समझ में आना चाहिए। एकदम सिंपल कहानी। इनर चार्ज किसे कहते हैं? Q1 और -Q1 कंबाइंड फॉर्म को इनर चार्ज कहते हैं और बाहर के जो दिख रहा है उसको हमने आउटर चार्ज कह दिया। अब इस केस में अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो इस पूरी कहानी को हम तीन रीजन में डिफाइन करते हैं। नंबर वन, दिस इज नंबर वन रीजन, कैविटी के अंदर वाला, इसको हमने वन पार्ट कहा। मीट वाला दो कहा, इसका नाम दो है। और जो सबसे बाहर है उस बाहर की सरफेस है, इसका नाम तीन कहा। बाहर की एरिया है उसका नाम तीन का। यानी कि हमने पूरे स्पेस को तीन पार्ट में ब्रेक किया है। वन इज कॉल्ड पार्ट ऑफ कैविटी एंड टू इज कॉल्ड मीट वाला पार्ट एंड थ्री इज कॉल्ड आउटर वाला। अब एक सिंपल सा रूल है जो आपको याद रखना है, प्लीज इसको नोट कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। इनर चार्ज के कारण, नोट कर ले, इनर चार्ज के कारण वन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों होगा। इनर के कारण यानी इनर के कारण, जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, रीजन वन, रीजन टू, रीजन थ्री। तो
आप एक बात ध्यान से, किसी कारण क्या होगा, ये चार्ट ही याद रख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वन में किसी कारण होगी, वन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनर के कारण, इनर के कारण, वन में पोटेंशियल होगा इनर के कारण। क्या मेरी बात समझ में आई? वन रीजन में जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल पूछेगा तो वो इनर के कारण होगा ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? वन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इनर के कारण होगा ही होगा। इनर के कारण टू में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इनर के कारण टू में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इनर के कारण टू में पोटेंशियल नहीं होगा, इनर के कारण थ्री में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इनर के कारण थ्री में पोटेंशियल नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? इनर का इफेक्ट सिर्फ वन में आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं आउटर चार्ज के कारण। आउटर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ थ्री में होगी, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्री में निकालनी है तो सिर्फ आउटर को देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आउटर के कारण होगी और आउटर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ रही है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। और पोटेंशियल भी आउटर के कारण आ रहा है थ्री वाले रीजन में, थ्री वाले रीजन में, बहुत ध्यान से। टू में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, ना इनर के कारण ना आउटर के कारण, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। अब आते हैं वन में इनर के कारण तो आ रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, पर टू आउटर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल में टू रीजन में आउटर के कारण पोटेंशियल आएगा और वन में भी आउटर के कारण पोटेंशियल आएगा, यानी ये पोटेंशियल में इनर आउटर 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 और यहां पर इसका इफेक्ट है। यानी कि मोटा मोटा अगर आपको रीजन वन में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, रीजन वन में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो सिर्फ इनर चार्ज के कारण आने वाली है। रीजन टू में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो जीरो ही आने वाली है। रीजन थ्री में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो सिर्फ आउटर के कारण आने वाली है। ये पहली बात। अब बात है पोटेंशियल की। रीजन वन में अगर पोटेंशियल पूछे तो दोनों के कारण आने वाला है। रीजन टू में अगर पोटेंशियल पूछे तो सिर्फ आउटर कारण आने वाला है। रीजन थ्री में अगर पोटेंशियल पूछे तो सिर्फ आउटर कारण आने वाला है। यानी पोटेंशियल आउटर के कारण अंदर बाहर हर जगह होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बाहर होती है। क्या मेरी बात समझ पाया भाई? प्लीज थोड़ा सा इसको दो बार तीन बार देख के समझ लीजिएगा मैं क्या बोला। प्लीज, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। एक बार में नहीं आ रहा तो दोबारा देख लीजिए, पर ये याद रखिएगा कहां किसका इफेक्ट पड़ेगा। इनर वाले रीजन में पोटेंशियल दोनों के कारण आता है, टू वाले रीजन में पोटेंशियल सिर्फ आउटर के कारण आता है, थ्री वाले रीजन में पोटेंशियल सिर्फ आउटर के कारण आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत क्लियर है। क्या मेरी बात समझ में आई? दिस इफेक्ट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। इतनी बात आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से नए पेज पर ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूं, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारा कंडक्टर, दिस इज द कैविटी, दिस इज फिल्ड, दिस इज कंप्लीटली फिल्ड। यहां पर हमने चार्ज दिया Q1, इस पे आया माइनस Q1, यहां रखा Q2, यहां इसको दिया कैपिटल Q। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा होने वाला है उसको मैंने बना दिया, यहां माइनस Q1, यहां पर Q प्लस Q1, यहां माइनस Q1 और बस दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। इस पॉइंट पर, A पॉइंट पर, B पॉइंट पर और C पॉइंट पर। A पॉइंट पर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली बाय इनर। A पॉइंट पर पोटेंशियल दोनों के कारण, दोनों के कारण, इनर आउटर दोनों के कारण। बी पॉइंट पे बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल आउटर के कारण। सी पॉइंट पे बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर के कारण और पोटेंशियल
पोटेंशियल आउटर के कारण। मतलब इनर चार्ज ना बी और सी पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ना पोटेंशियल बनाता है, लेकिन आउटर चार्ज जो है वो ए और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं बनाता है पर पोटेंशियल बनाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट लाइन जो मैं लिखने वाला हूं बहुत काम की है कि आउटर के कारण लिख लीजिएगा इस बात को, पोटेंशियल इन ए पॉइंट और बी पॉइंट पर सेम होगा। ये इंपॉर्टेंट है, सेम होगा, यानी अंदर के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है आउटर के कारण तो वो सेम आने वाला है। प्लीज ध्यान से समझिएगा। एक एग्जांपल के थ्रू, एक अच्छे एग्जांपल के थ्रू इस सवाल को हम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। मेरे पास एक स्फीयर, उसमें एक स्फेरिकल कैविटी और बाकी सारा मीट हमारे पास दिया हुआ है। दिस इज द सिचुएशन। यहां पर इसके सेंटर पर, कैविटी के सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। ये हमारा सेंटर है बड़े स्फीयर का। इसकी रेडियस है स्मॉल आर, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, और इसको हमने कैपिटल क्यू चार्ज दिया हुआ है। और इसके सेंटर से यहां पर डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, यहां पर हमने Q2 चार्ज दिया हुआ है। यहां Q1 कर लिया, Q1 कर लिया, सेंटर पर रखा हुआ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा हूं मैं। इनर सरफेस के ऊपर चार्ज, तो आंसर आ गया -Q1। डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप, आंसर आ गया यूनिफॉर्म, क्योंकि Q1 सेंटर पर रखा गया और ये स्फेरिकल कैविटी है तो आंसर आ गया यूनिफॉर्म, यानी -Q1 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी इट वुड बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यहां -Q1 का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यह है पहला सवाल। दूसरा, आउटर सरफेस पे चार्ज, आउटर सरफेस पे चार्ज जो इस पे -Q1 है, आउटर सरफेस से अगर हम चार्ज करें तो ये हमारे पास आ गया Q प्लस Q1। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा नॉन यूनिफॉर्म। क्यों नॉन यूनिफॉर्म? बिकॉज ये Q2 रखा हुआ है। ये Q2 ना होता तो नॉन यूनिफॉर्म ना होता, पर ये Q2 है इसलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आएगा? नॉन यूनिफॉर्म। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब सवाल पूछते हैं। क्या मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कोई एक पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूं, उस पॉइंट के बारे में बात करूंगा। ध्यान से देखिएगा। कोई बोलेगा इस सेंटर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो सेंटर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पूछा, आंसर हो गया 0। वाई 0? बिकॉज वो 2 रीजन में है, ना 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना इनर के कारण, ना आउटर के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 0। फिर पूछा पोटेंशियल एट सी कितना होगा? पोटेंशियल एट सी कितना होगा, ये सवाल पूछा गया। ये अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इनर चार्ज के कारण सी पर पोटेंशियल तो 0 है, ये एकदम क्लियर है। आउटर के कारण आएगा, आउटर में 2 कंपोनेंट है, Q2 और Q प्लस Q1। तो Q2 के कारण अगर C पर पोटेंशियल की बात की जाए तो वो पहले इनर के कारण तो 0 हो गया, Q2 के कारण बात की जाए तो हो गया KQ2 बाई डी। क्या मेरी बात समझ में आई? KQ2 बाई डी। और Q प्लस Q1 के कारण पूछा जाए तो Q प्लस Q1 भले ही नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर उसकी सेंटर से दूरी बराबर है और पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो उसका आंसर आ गया प्लस KQ प्लस Q1 बाई R। तो पोटेंशियल एट C आपका आंसर ये निकल के आ गया। आई होप इट इज क्लियर। पोटेंशियल एट C आपका निकल के आ गया। ये एक पहला सवाल था। दूसरा, यहां से ऊपर एक पॉइंट A कंसीडर किया और ये डिस्टेंस मान लिया x है,
x है ये डिस्टेंस, और उसने पूछा a पर, तो a पर अगर उसने मुझसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो a पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डेफिनेटली आने वाली है 0। अब आया पूछा पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, तो मैंने उसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं किया, मैंने कहा जो C पर टोटल पोटेंशियल होगा वही A पर टोटल पोटेंशियल होगा, ये मैंने सिखाया। तो VA की वैल्यू डेफिनेटली VC के बराबर है, और VC हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर कंडक्टर के किसी जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा जाए तो आप हमेशा सेंटर वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकाल दें, क्योंकि वो आसान होता है निकालना, और वो निकाल दिया तो हर जगह का पोटेंशियल वही होने वाला है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पर एक पॉइंट कंसीडर किया, इससे स्मॉल a दूरी पर, यहां पर कैविटी के अंदर स्मॉल a दूरी पर, लेट्स से इस पॉइंट का नाम है P। अब वो P पॉइंट पे पूछ रहा है कि क्या होगा, बहुत ध्यान से। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पूछ रहा है। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। आउटर के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगी नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी कारण 0। माइनस Q1 जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें पता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल शेल पे हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो माइनस Q1 का कंट्रीब्यूशन भी 0। अब इस Q1 से मैंने पूछा तो Q1 ने कहा मुझसे तो सिंपल, मैं पॉइंट चार्ज हूं, मुझसे a दूरी पर है, तो आंसर आ गया KQ1 बाई a स्क्वेयर। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान से देख लेना। थोड़ा तबियत सी खराब है मेरी, तो ज्यादा एनर्जी नहीं है, पर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मुझे कंप्लीट करना था ये बात, तो मैं इसलिए कंप्लीट कर रहा हूं। तो EP1 इज इक्वल टू KQ1 बाय a स्क्वेयर, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आ गई। अब बात करते हैं पोटेंशियल की, तो ध्यान से देखिएगा। पोटेंशियल एट पॉइंट P अगर हम निकालने वाला है, ये सबसे अच्छा सवाल है। पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं पेन व्हाइट कर देता हूं ताकि एकदम क्लियरली विजिबल हो। पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालने की बात करें तो P पॉइंट पर पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन सबका आएगा, आउटर का भी आएगा, इनर का भी आएगा। सबसे पहले Q2 के कारण अलग से निकालू, Q प्लस Q1 के कारण, इन दोनों कारण अलग से निकालने की जगह इनका कंबाइंड इफेक्ट निकालू, क्योंकि इनका कंबाइंड इफेक्ट अंदर के हर पॉइंट पर सेम इफेक्ट पैदा करता है। तो Q प्लस Q1 और Q2 के कारण P पॉइंट पर वही पोटेंशियल होगा जो C पॉइंट पर था, तो यानी KQ2 बाई D प्लस KQ प्लस Q1 बाई R, दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आउटर, क्योंकि आउटर के कारण पोटेंशियल वही होगा P पर जो C पर था। गुड। अब आया इनके कारण, तो Q1 जो पॉइंट चार्ज रखा है उसने कहा मेरे कारण, तो सिंपल KQ1 बाई A आ गया। माइनस Q1 से मैंने पूछा तो माइनस Q1 ने कहा मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हूं, तो मेरे अंदर मेरे स्फीयर के अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल, आपको याद है फॉर्मूला, वो होता है K into charge which is minus Q1 upon radius. So this is the complete answer. Please try to understand. अगर ये समझ में आ गया तो आपके सारे सवाल हो जाएंगे, चाहे जितना मुश्किल सवाल आपके पास आ रहा हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी कंडक्टर में जो आपको याद रहनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। सॉरी, थोड़ा डल साउंड कर रहा हूँ, उतनी एनर्जी नहीं है, थोड़ा सा आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट स्टिल I have to complete this part of conductor, तो मैंने इसलिए कर दिया। बाय, सभी को एंजॉय योर लाइफ।